हेलो एवरीवन। नेक्स्ट हम पुष्पी पादपों का शारीर शुरू करते हैं। एनाटोमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स या एनाटोमी ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। इसमें सबसे पहला टॉपिक हम उत्तक पढ़ेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ एनाटोमी। तो एनाटोमी का हमारा मतलब है, या शारीर से हमारा मतलब है, पौधों की भीतरी संरचना के अध्ययन को ही हम एनाटोमी या शारीर कहेंगे। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ए प्लांट इज नॉन एज एनाटोमी। तो बिल्कुल आपको एनाटोमी याद रखनी है। पौधों में कोशिका आधारभूत इकाई है। प्लांट के अंदर सेल जो है वो फंडामेंटल यूनिट है। कोशिकाएं उत्तकों में और उत्तक अंगों में संगठित हो जाते हैं। यानी कोशिकाओं से उत्तक बनेंगे और उत्तक से अंग बनते हैं। पौधे के विभिन्न अंगों की भीतरी संरचना में भी अंतर पाया जाता है। जो विभिन्न अंग है उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर भी अलग अलग होती है। एंजियोस्पर्म की अगर हम बात कर लें तो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री की एनाटोमी में भी काफ़ी अंतर पाया जाता है। भीतरी संरचना से हमें पर्यावरण के प्रति अनुकूलन का भी पता चलता है। एनाटोमी का अध्ययन करने से हमें ये पता चलता है कि कोई प्लांट जो है वो पर्यावरण के प्रति कितना अनुकूलित हो पाया है। सबसे फर्स्ट टॉपिक हम उत्तक पढ़ते हैं, और उत्तक से हमारा मतलब है बंच ऑफ सेल, कोशिकाओं का एक ऐसा वर्ग जिसका उद्भव एक ही होता है। ओरिजिन में ये सेम होते हैं और उनका कार्य भी लगभग प्राय एक जैसा होता है। पौधे विभिन्न प्रकार के उत्तक रखते हैं। उनमें हम दो प्रकार के मुख्य उत्तक पढ़ने वाले हैं, मेरिस्टेमी या विभज्योत की उत्तक और स्थायी उत्तक। और इनका वर्गीकरण का आधार है कोशिकाओं का विभक्त होना या न होना। याद रखेंगे आप, जो वर्गीकरण का आधार है वो कोशिकाओं का विभक्त होना या न होना है। दो प्रकार के यहाँ पर टिश्यू है। मेरिस्टेमिक टिश्यू की हम बात करते हैं, जिसे हम हिंदी में विभज्योतक बोलते हैं। पौधे में वृद्धि मुख्यतः सक्रिय कोशिका विभाजन वाले विशिष्ट क्षेत्रों तक ही सीमित होती है, और ये सक्रिय कोशिका विभाजन वाले क्षेत्र मेरिस्टेमी क्षेत्र कहे जाएंगे। इन क्षेत्रों को हम मेरिस्टेम कहेंगे। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, सक्रिय कोशिका विभाजन वाले विशिष्ट क्षेत्रों को हम मेरिस्टेम कहेंगे। ग्रीक भाषा में मेरिस्टो का अर्थ है विभाजित होना। पौधे में विभिन्न प्रकार के मेरिस्टेम पाए जाते हैं। जो मेरिस्टेम मूल तथा तने के शीर्ष पर होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं जड़ तथा टरो शीर्ष के ऊपर जो मेरिस्टेम होते हैं, ये प्राथमिक उत्तक बनाने का काम करते हैं, और इन्हें हम शीर्षस्थ मेरिस्टेम या एपिकल मेरिस्टेम कह देंगे। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। चित्र 6.1 में भी इनको दिखाया हुआ है। मूल शीर्षस्थ मेरिस्टेम मूल के चोटी पर होता है, यानी रूट टिप पर पाया जाता है, और इसी प्रकार तने का शीर्षस्थ मेरिस्टेम जो है वो शूट टिप पर मिलेगा, शूट टिप पर पाया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। पत्तियों के बनने तथा तने की लंबाई के समय, पत्तियां जब बनती है और तना जब लंबाई में बढ़ता है, तो कुछ कोशिकाएं प्ररोर शीर्षस्थ मेरिस्टेम के पीछे, या जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है उसके पीछे छूट जाती है। इन कोशिकाओं को हम कक्षीय कलियों के नाम से जानते हैं, या एक्सिलरी बड के नाम से हम जानेंगे। एक्सिलरी बड ऐसी कलियां जो पत्तियों के कक्ष में स्थित होती है, और ऐसी कलियां पत्तियों के कक्ष में पाई जाएगी। एक्सिलरी बड पत्तियों के एक्सिल में पाई जाती है। इन कलियों से शाखा और फूल बनते हैं। एक्सिलरी बड से ब्रांचेज और फ्लावर बनेंगे। जब मेरिस्टेम स्थायी उत्तकों के बीच होता है तब उसे अंतर्वैसी मेरिस्टेम हम कह देंगे। यानी स्थायी उत्तकों के बीच में पाए जाने वाले मेरिस्टेम को इंटरकैलरी मेरिस्टेम या अंतर्वैसी मेरिस्टेम हम कह देंगे। ये घास में होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और शाकाहारियों द्वारा खाए भाग को पुनर्जीवित करते हैं। यानी हर्बीवोर्स जो ग्रेजिंग एक्टिविटी करते हैं और उन्होंने प्लांट को ग्रेज कर लिया या खा लिया है, ब्राउज कर लिया है, तो उस ब्राउजिंग पार्ट को वापस रीजनरेट करने में अंतर्वैसी मेरिस्टेम की भूमिका होती है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम की भूमिका होती है। शीर्षस्थ मेरिस्टेम तथा अंतर्वैसी मेरिस्टेम दोनों ही प्राथमिक मेरिस्टेम है। यानी आपके एपिकल मेरिस्टेम प्लस आपका इंटरकैलरी जो मेरिस्टेम है, ये दोनों प्राइमरी मेरिस्टेम के एग्जाम्पल है। तो आप याद रखेंगे, एपिकल मेरिस्टेम, शीर्षस्थ मेरिस्टेम और अंतर्वैसी या इंटरकैलरी मेरिस्टेम दोनों ही प्राइमरी मेरिस्टेम है, क्योंकि वे पौधे की प्रारंभिक अवस्था में ही आ जाते हैं, पौधे की इनिशियल स्टेज में ही आ जाते हैं, या पूर्ववर्ती पादपकाय बनाने में सहायता करते हैं। जो प्लांट बॉडी है प्रिकर्सर, उसे बनाने में सहायता करेंगे। मेरिस्टेम जो बहुत से पौधों की मूल तथा प्ररोह के परिपक्व क्षेत्रों में होते हैं। अब बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ऐसे मेरिस्टेम जो परिपक्व क्षेत्रों में मिल रहे हैं,
विशेषतः रूप से ये काष्ठीय कक्ष बनाते हैं, वुडन एक्सिस बनाते हैं, वुडन एक्सिस बनाएंगे ये, और प्राथमिक मेरिस्टेम के बाद उत्पन्न होते हैं। इन्हें हम द्वितीयक या पार्श्वीय मेरिस्टेम बोल देंगे, बिल्कुल लैटरल मेरिस्टेम इन्हें हम कह देंगे। ये सिलेंडर शेप्ड होते हैं या सिलेंडरकार मेरिस्टेम होते हैं, और इनके एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है पार्श्वीय मेरिस्टेम के। पुलीय कैम्बियम, जिसे हम इंग्लिश में, बिल्कुल इसका नाम आप ध्यान रखेंगे कि पुलीय कैम्बियम को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, तो पुलीय कैम्बियम को इंग्लिश में फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम हम कहेंगे। फेसिक्यूलर वेस्कुलर कैम्बियम, ये आपकी पुलीय कैम्बियम हो जाएगी। दूसरी है अंतरापुलीय कैम्बियम, जिसे हम इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कह देंगे। और तीसरी आपकी हो जाएगी कॉर्क कैम्बियम। तो ये तीनों ही पुलीय कैम्बियम, अंतरापुलीय कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम पार्श्वीय कैम्बियम के या लैटरल मेरिस्टेम के उदाहरण है, कैम्बियम के उदाहरण हो जाएंगे। प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों ही मेरिस्टेमों में कोशिका विभाजन के बाद नई नई कोशिकाएं बनती है, जो रचनात्मक और क्रियात्मक रूप से विशिष्ट होती है। यानी प्राइमरी और सेकेंडरी बोथ मेरिस्टेम में सेल डिवीजन के बाद न्यू 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 कोशिकाएं बनेगी, जो कि स्ट्रक्चरली और फंक्शनली स्पेशल होती है और उनमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है। बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, ऐसी कोशिकाओं को जिनमें विभाजन की क्षमता समाप्त हो चुकी है, परिपक्व कोशिकाएं या स्थायी कोशिकाएं हम कह देंगे, और इनसे बनने वाले जो उत्तक है उनको स्थायी उत्तक या परमानेंट टिश्यू हम कह देंगे। और बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे कि परमानेंट टिश्यू के अंदर या सेल्स के अंदर विभाजन की क्षमता नष्ट हो जाती है। पौधे की प्रारंभिक काय बनने के समय शीर्षस्थ मेरिस्टेम के विशिष्ट क्षेत्रों से, जब प्लांट बॉडी बन रही होती है तो एपिकल मेरिस्टेम से और उसके विशिष्ट क्षेत्रों से त्वचीय उत्तक, बिल्कुल आप ध्यान देंगे, टर्मल टिश्यू, भरण उत्तक, ग्राउंड टिश्यू और वेस्कुलर टिश्यू या सवन उत्तक का निर्माण होता है, या सवन उत्तक बनते हैं। आगे हम स्थायी उत्तक की बात करते हैं। स्थायी उत्तक की कोशिकाएं प्राय और अधिक विभक्त नहीं होती है, यानी इनमें सेल डिवीजन की क्षमता समाप्त हो जाती है। स्थायी उत्तक जिनमें कोशिका की रचना होती है तथा उनके कार्य एक समान होते हैं। यानी स्थायी उत्तक की यदि हम बात करें तो इनमें जो कोशिकाओं की रचना है और कार्य है वो एक समान पाए जाते हैं। परमानेंट टिश्यू की हम बात कर रहे हैं कि परमानेंट टिश्यू हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन और कॉल्ड सिमिलर, यानी फंक्शंस भी यहाँ पर सिमिलर होते हैं, यानी इन्हें सरल उत्तक हम कह देंगे। बिल्कुल सिंपल टिश्यू के नाम से हम जानेंगे। स्थायी उत्तक जिनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं उन्हें हम जटिल उत्तक कहेंगे। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि स्थायी उत्तकों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। ऐसे स्थायी उत्तक जिनकी कोशिकाओं की रचना एक जैसी होती है और कार्य एक समान होते हैं उन्हें हम सरल उत्तक कह देंगे, और ऐसे स्थायी उत्तक जिनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं उन्हें हम जटिल उत्तक बोल देंगे या कॉम्प्लेक्स टिश्यू कह देंगे। आगे सरल उत्तक की हम बात करते हैं, सिंपल टिश्यूज की हम बात करते हैं। सरल उत्तकों में केवल एक ही प्रकार की कोशिकाएं मिलती है, वन टाइप ऑफ सेल्स यहाँ पर पाई जाएगी। पौधों में विभिन्न प्रकार के सरल उत्तक पाए जाते हैं, जैसे पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा या दृढ़ोत्तक। तो फिर से आपको ये तीनों याद रखना है कि ये सिंपल टिश्यू के एग्जाम्पल है आपके पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा या दृढ़ोत्तक। पैरेन्काइमा अंगों के अंदर के मुख्य घटक है। पैरेन्काइमा अंगों के अंदर पाए जाएंगे। पैरेन्काइमा की कोशिकाएं समव्यासी या आइसोडायमेट्रिक होती है। उनका आकार गोलाकार होता है, अंडाकार होता है, बहुकोणीय होता है तथा लंबाकार हो सकता है। तो ये पैरेन्काइमा की कोशिकाओं की विशेषताएं हैं। इनकी भित्ति जो होती है वो पतली होती है और वे सेलुलोज की बनी हुई होती है। ये काफ़ी सटी हो सकती है और उनके बीच थोड़ा बहुत अंतरा कोशिकीय स्थान हो सकता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर अंतरा कोशिकीय स्थान जो है वो थोड़ा बहुत पाया जाता है। यहाँ की जो कोशिकाएं होती है वो सेलुलोज से बनी हुई होती है, यानी यहाँ पर जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बनी हुई है, और स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस भी पाया जाता है। इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पर थोड़ा बहुत मिलता है।
पेरेन्काइमा बहुत से कार्य जैसे प्रकाश संश्लेषण का कार्य, संचय स्टोरेज का कार्य, स्त्राव या सिक्रेशन का कार्य करते हैं। तो ये पेरेन्काइमा की विशेषताएं हो जाएगी जो आप लोगों को 1 बाय 1 याद करनी है। आगे हम कोलेनकाइमा की बात करते हैं। कोलेनकाइमा द्विबीजपत्री पौधों की बाह्य त्वचा के नीचे होते हैं, यानी जो डाइकोट है उनकी एपिडर्मिस की बिलो लेयर पर ये पाए जाते हैं। तो फिर से आपको ध्यान देना है, द्विबीजपत्री पौधों की बाह्य त्वचा के नीचे होते हैं। यह या तो एक समान सतह में होते हैं अथवा चकती में होते हैं, यानी ये जो है या तो होमोजेनियस लेयर बनाएंगे या पैचेज बनाएंगे। चकती का मतलब हो गया पैचेज, पैचेज में पाए जाएंगे या होमोजेनस लेयर में पाए जाएंगे। इनकी कोशिकाओं की भित्ति पतली होती है, लेकिन इनके कोनों पर सेल्लोज, हेमिसेल्लोज और पैक्टिन कोनों पर, किनारों पर बिल्कुल ध्यान रखेंगे जमा होते हैं, इसलिए इनके कोने जो होते हैं वो मोटे पाए जाते हैं। तो ये इनकी विशेषता हो गई कि कोने क्यों मोटे होते हैं, तो सेल्लोज, हेमिसेल्लोज और पैक्टिन पदार्थों का यहाँ पर कॉर्नर में जमाव होता है। कोलेनकाइमा की कोशिकाओं का आकार आप देखिए, जो आकार है वो अंडाकार, गोलाकार अथवा बहुकोणीय हो सकता है। इनमें प्राय क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इनकी कोशिकाओं में जब क्लोरोप्लास्ट स्थित होता है तब वे भोजन का स्वांगीकरण भी कर सकते हैं, एसिमिलेशन ऑफ फूड। आप ध्यान रखेंगे, जब यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तो ये कोशिकाएं फूड का एसिमिलेशन या स्वांगीकरण भी कर सकती है। इनमें अंतराकोशिकीय स्थान नहीं होता है। फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होते हैं कोलेनकाइमा में। एब्सेंट, जबकि हमने पेरेन्काइमा में देखे हैं। ये पौधों की वृद्धि हो रही भागों जैसे शैशव, तना, पत्ती का व्रंत को यांत्रिक सहारा प्रदान करने का कार्य करती है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो मैकेनिकल सपोर्ट है ग्रोइंग पार्ट है प्लांट के, जैसे कि यंग स्टेम है, पिटियोल ऑफ लीफ है, उनको ये यांत्रिक सहारा देने का या मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करेगी। पिटियोल ऑफ लीफ, पत्ती का व्रंत और शैशव तना, या जिसे हम इंग्लिश में बोल देंगे यंग स्टेम। आगे स्क्लेरेन्काइमा की बात करते हैं। स्क्लेरेन्काइमा में लंबी संकरी कोशिकाएं होती है। इन कोशिकाओं की भित्ति मोटी लिग्निनी होती है। बिल्कुल यहाँ पे ध्यान देना, लिग्निन का जमाव यहाँ पर पाया जाएगा। इसकी भित्ति पर कुछ अथवा अधिक गर्त स्थित होते हैं, पिट्स यहाँ पर पाए जाते हैं, पिट गर्त पाए जाएंगे, वो आपको ध्यान रखना है। अधिकांश ये मृत होते हैं। फिर से आपको ध्यान रखना है कि ये डेड सेल्स होती है और इनमें प्रोटोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। आकार, रचना, उद्भव और विकास में विभिन्नता होने के आधार पर स्क्लेरेन्काइमा तंतुमयी और स्क्रिड हो सकते हैं। तंतुमयी फाइब्रस आप ध्यान रखेंगे और स्क्लिड आप ध्यान रखेंगे। तंतु मोटी भित्ति वाले, लंबे, नुकीले, मृत कोशिकाओं के बने हुए होते हैं। ये प्राय पौधे के विभिन्न भागों में समूह के रूप में पाए जाएंगे। और स्क्लिड की हम बात करें तो स्क्लिड का आकार जो है वो गोलाकार, अंडाकार अथवा सिलेंडरकार हो सकता है। ये बहुत अधिक मोटे होते हैं स्क्लिड, तथा मृत स्क्लेरेन्काइमी कोशिकाओं से बने हुए होते हैं, जिनकी गुहिका बहुत से संकड़ी होती है, यानी इनके अंदर पाए जाने वाली जो कैविटी है वो संकड़ी पाई जाएगी, वो आपको ध्यान रखना है। और ये प्राय गिरीदार फलों की फल भित्ति की कोशिकाओं में, गिरीदार फलों की फल भित्ति की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। फलों, जैसे हम गिरीदार फल की बात करें, जैसे अमरूद है आपका, उसमें ये दिखाई देगी। साथ ही नाशपाती में ये स्क्लेरिड पाई जाएगी। चीकू के गूदे में हमें ये स्क्लेरिड दिखाई देगी। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि दीज आर कॉमनली फाउंड इन द फ्रूट वॉल्स ऑफ नट्स, पल्प ऑफ फ्रूट्स लाइक गुआवा, पियर एंड सेपोटा। यानी जो गुआवा है, अमरूद है, नाशपाती है और चीकू है, इनके पल्प में ये दिखाई देगी। और साथ ही लेग्यूमों के बीज आवरण तथा चाय की पत्ती में भी ये पाए जाते हैं। यानी जो लेग्यूम प्लांट्स है उनके बीज आवरण में, सीड कोट्स ऑफ लेग्यूम में भी ये दिखाई देंगे। और साथ ही जो आपकी टी की लीव्स है वहाँ पर भी ये दिखाई देगी। स्क्लेरेन्काइमा पौधों को यांत्रिक सहारा देते हैं, यानी ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराने का काम करेंगे। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। तो आपको तीनों ही सरल उत्तक ध्यान देने हैं। ये आपको अंतराकोशिकीय स्थान यहाँ पर दिखाया गया है जो कि पेरेन्काइमा में आपको नज़र आ रहा है। फिर हम स्क्लेरेन्काइमा की बात करें तो स्क्लेरेन्काइमा के जो कोने हैं
वो मोटे हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पेक्टिन का जमा होता है। यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो एब्सेंट होता है, कोलेनकाइमा में एब्सेंट होता है। और फिर हम स्क्लेरेनकाइमा की बात करें तो स्क्लेरेनकाइमा दो प्रकार के होते हैं, एक तो फाइब्रस और स्क्लिड। स्क्लिड कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो जितने भी आपके नट वाले फ्रूट्स है, गिरीदार फ्रूट्स है ना, उनमें ये पाए जाएंगे। तो आपको फिर से ध्यान रखना है, एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे हम जटिल उत्तकों की बात करते हैं। जटिल उत्तक में एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती है, नाम से पता चल रहा है जटिल है। ये मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करेगी। जाइलम और फ्लोएम जटिल उत्तक के उदाहरण। फिर से हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू में बात करें तो जाइलम एंड फ्लोएम आपके यहाँ पर आ जाएंगे। तो आपको ध्यान देना है कि जो सरल उत्तक है वो तीन प्रकार के हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। और जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू दो प्रकार के हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम मूल से पानी तथा खनिज लवण को तने तथा पत्तियों तक पहुंचाने के लिए एक सवन उत्तक की तरह कार्य करता है। तो आप सभी छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं कि जाइलम फंक्शन एज ए कंडक्टिंग टिश्यू फॉर वाटर एंड मिनरल्स, यानी ये वाटर और मिनरल्स के लिए एक कंडक्टिंग टिश्यू का काम करेगा। और पानी को रूट से पत्तियों तक पहुंचाने के लिए एक वेस्कुलर टिश्यू की तरह कार्य करता है। यह पौधे के अंगों को यांत्रिक सहारा भी देता है, मैकेनिकल सपोर्ट देगा। ये चार तत्वों से या चार एलिमेंट से मिलकर बना है, ये इंपॉर्टेंट है। वाहिनिकी, जिसे हम ट्रैकिड बोलेंगे, वाहिका, जाइलम तंतु और जाइलम पैरेन्काइमा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जाइलम के अंदर चार तंतु कौन कौन से हैं। ट्रैकिड्स, बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। वाहिनिकी, वाहिका जिसे हम वेसल्स बोलेंगे, फिर जाइलम फाइबर है आपका, और जाइलम पैरेन्काइमा है। आगे देखिए, वाहिनिकी लंबी अथवा नलिकाकार कोशिका है। इसकी कोशिका की भित्ति मोटी और लिग्निन के जमाव वाली होती है, और गुहिका जो है वो शुंडाकार होती है। तो फिर से आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो ट्रैकिड है उसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार से पाई जाती है। तो जो ट्रैकिड्स है वो इलोंगेटेड या ट्यूब लाइक होती है और मोटी भित्ति वाली होती है, क्योंकि लिग्निन का जमाव यहाँ पर पाया जाता है। और इसके जो एंड होते हैं वो टैपरिंग एंड होते हैं, यानी ये शुंडाकार होती है या टैपरिंग एंड वाली होती है। ये मृत तथा प्रोटोप्लाज्म विहीन होती है, ध्यान रखेंगे, डेड और प्रोटोप्लाज्म से लेख होती है। इसकी कोशिका की भीतरी भित्ति की सतह मोटी होती है, जिनकी आकृति विभिन्न होती है। पुष्प पात्रों में वाहिनिकी तथा वाहिका पानी के स्थानांतरण के लिए मुख्य अवयव है। जो फ्लावरिंग प्लांट है उसमें ट्रैकिड्स और वेसल्स दोनों ही पानी के स्थानांतरण के लिए काफ़ी मेन एलिमेंट की तरह काम करती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जिम्नोस्पर्म की हम बात करें तो जिम्नोस्पर्म में जो जाइलम होता है उसमें वेसल्स जो है वो लैक पाई जाती है। जिम्नोस्पर्म के जाइलम में वेसल्स लैक होती है, यानी वेसल्स नहीं पाई जाती है। आगे हम वाहिका की बात करते हैं, वेसल्स की बात करते हैं। तो वाहिका लंबी सिलेंडरकार नली है। जो वाहिका है एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि कई कोशिकाओं से मिलकर बनती है, जिन्हें हम वाहिका अवयव कहेंगे। प्रत्येक की भित्ति लिग्निन होती है, यानी यहाँ पर भी लिग्निन की भित्ति पाई जाएगी। और उसमें बड़ी केंद्रक गुहिका पाई जाती है, यानी लिग्निन की भित्ति के साथ अगर हम यहाँ पर गुहिका की बात करें तो यहाँ पर बहुत बड़ी लार्ज सेंट्रल कैविटी पाई जाती है। वाहिका में प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। वेसल्स के अंदर भी जो प्रोटोप्लाज्म है वो एब्सेंट पाया जाएगा। ये लंबवत एक दूसरे के साथ एक छिद्रित पाइप की भांति जुड़े रहते हैं, यानी ये जो है लंबवत एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं और बीच में इनके छिद्र भी पाए जाते हैं। वाहिका का होना एंजियोस्पर्म का एक प्रमुख गुण है, ये आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में ये नहीं पाई जाती है। जाइलम तंतु की भित्ति मोटी होती है, यानी हम जाइलम फाइबर की बात करें तो उसकी भित्ति मोटी पाई जाएगी तथा इसकी केंद्रीय गुहिका विलुप्त होती है। जाइलम तंतु की जो सेंट्रल कैविटी है वो विलुप्त हो जाती है, नहीं पाई जाती है। ये पट्टी अथवा अपट्टीय हो सकते हैं, यानी सेप्टेट भी हो सकते हैं और एसेप्टेट भी हो सकते हैं। आपको ध्यान देना है। जाइलम पैरेन्काइमा की कोशिकाएं जीवित होती है। तो ये फिर से इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जाइलम पैरेन्काइमा की जो कोशिकाएं हैं वो लिविंग होती है और थिन वॉल्ड वाली होती है, पतली भित्ति वाली होती है और सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जाइलम पैरेन्काइमा की जो कोशिकाएं हैं वो कैसे होती है, तो लिविंग होती है और ये सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। इनमें स्टार्च तथा वसा तथा अन्य पदार्थ जैसे टैनिन भोजन के रूप में संचित रहते हैं। पानी का
जो त्रिज्य सेवन है पेरेन्काइमा कोशिकाओं द्वारा होता है। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस बाय द रे पेरेन्काइमेटस सेल्स, यानी रे पेरेन्काइमा कोशिकाओं के द्वारा होता है, रे पेरेन्काइमेटस सेल्स के द्वारा होता है त्रिज्यीय सेवन। प्राथमिक जाइलम दो प्रकार का होता है, आदि दारू जिसे हम प्रोटोजाइलम कहेंगे तथा मेटाजाइलम। सबसे पहले बनने वाले जाइलम को हम प्रोटोजाइलम तथा बाद में बनने वाले जाइलम को हम मेटाजाइलम बोलेंगे। तो प्राइमरी जो जाइलम है वो दो प्रकार का है, आदि दारू और मेटाजाइलम। तो जो पहले बनेगा उसे हम प्रोटोजाइलम बोलेंगे और बाद में बनने वाले को मेटाजाइलम कहेंगे। तने में प्रोटोजाइलम केंद्र की ओर, तने के अंदर जो प्रोटोजाइलम है वो पित्त की तरफ पाया जाएगा, मेटाजाइलम परिधि की तरफ मिलता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। और अगर हम इस प्रकार के जाइलम को मध्यादि दारू हम बोलेंगे, यानी इस कंडीशन को हम यहाँ पर जो बोलेंगे वो हो जाएगी आपकी मध्यादि दारू, है ना। और इंग्लिश में इसे हम बोलेंगे, दिस टाइप ऑफ प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड एंडार्क, हम इसे कह देंगे एंडार्क। बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, इंग्लिश में हम इसे एंडार्क बोल देंगे या मध्यादि दारू बोल देंगे। यानी तने के अंदर जो जाइलम मिलेगा वो मध्यादि दारू प्रकार का मिलेगा। इसका मतलब है जो प्रोटोजाइलम है वो केंद्र की तरफ और मेटाजाइलम परिधि की ओर होगा। और मूल में प्रोटोजाइलम परिधि की ओर होता है जबकि मेटाजाइलम केंद्र की ओर होता है। और इस प्रकार के जाइलम को हम बाह्य आदि दारू या इस बाह्य आदि दारू को हम एग्जार्च बोलेंगे, एग्जार्च कंडीशन कहेंगे। तो आपकी जो एंडार्क कंडीशन है या एंडार्च कंडीशन है वो स्टेम में या शूट में मिलेगी, और जो एग्जार्च कंडीशन है वो आपकी रूट में पाई जाएगी। तो बिल्कुल आपको दोनों कंडीशन याद रखनी है। काफ़ी इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है ये, प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से। आगे हम बात करते हैं फ्लोएम की। फ्लोएम प्राय भोजन को पत्तियों से पौधे के अन्य भागों में पहुँचाते हैं। तो फ्लोएम का कार्य आप ध्यान रखेंगे कि ये भोजन का सेवन करते हैं। एंजियोस्पर्म में स्थित फ्लोएम में चालनी नलिकाएं, जो चालनी नलिकाएं हैं जिन्हें हम स्यूट्यूब एलिमेंट बोलेंगे, सहचर कोशिकाएं जिन्हें हम कंपेनियन सेल्स कह देंगे, फ्लोएम पैरेन्काइमा तथा फ्लोएम फाइबर पाए जाते हैं। तो चार यहाँ पर तंतु है, स्यूट्यूब एलिमेंट, सहचर कोशिकाएं, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम तंतु। जिम्नोस्पर्म में एल्ब्यूमिनी कोशिकाएं होती है। जिम्नोस्पर्म में हम बात करें तो वहाँ पर एल्ब्यूमिनी कोशिकाएं पाई जाती है। एल्ब्यूमिनी कोशिकाओं के साथ साथ शू सेल्स भी यहाँ पर मिलती है जिम्नोस्पर्म में, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चालनी नलिका तत्व लंबे नलिका की तरह की संरचना, लंबवत तथा सहचर कोशिकाओं से जुड़ी हुई होती है। यानी जो चालनी नलिका के तत्व होते हैं वो जो है स्यूट्यूब एलिमेंट्स आर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स अरेंज्ड लॉन्गिट्यूडनली एंड आर एसोसिएटेड विद द कंपेनियन सेल्स। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। और जिम्नोस्पर्म हैव एल्बुमिनस सेल्स एंड स्यू सेल्स, दे लैक स्यू ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। यानी जिम्नोस्पर्म में आप ध्यान रखेंगे स्यू ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होती है। तो बिल्कुल आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। आगे देखिए, इनकी अंतर्भित्ति चालनी की तरह छिद्रित होती है। यानी जो चालनी नलिका तत्व है उनकी अंतर्भित्ति की हम बात कर रहे हैं, जो कि स्यू की तरह, छलनी की तरह छिद्रित होती है। जो चालनी प्लेट बनाती है, स्यू प्लेट बनाएगी। एक परिपक्व चालनी तत्व में परिधीय साइटोप्लाज्म, एक बड़ी रसधानी होती है, लेकिन इसमें केंद्रक नहीं होता है। ध्यान रखेंगे आप, यहाँ पर न्यूक्लियस का अभाव होता है। चालनी नली के कार्य को सहचर के केंद्रक नियंत्रित करते हैं। ये फिर से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब चालनी नलिका में केंद्रक नहीं होता है तो उसके कार्यों का नियंत्रण किसके ऊपर होता है, तो कंपेनियन सेल के केंद्रक ही चालनी नलिका के केंद्रक का काम करेंगे, यानी उसको नियंत्रित करेंगे चालनी नलिका के कार्य को। सहचर कोशिकाएं विशिष्ट पेरेन्काइमी कोशिकाएं हैं। जो कंपेनियन सेल्स है वो पेरेन्काइमेटस सेल्स है। ये चालनी नली के तत्वों से सटी हुई पाई जाती है। चालनी नली तत्व व सहचर कोशिकाएं गर्त क्षेत्र से जुड़ी रहती है, जो पिट एरिया है उससे जुड़ी रहती है। ये क्षेत्र अनुदैर्ध्य भित्तियों के बीच में होता है। सहचर कोशिकाएं चालनी नली में दाब ग्रेडियंट विभव को बनाए रखती है।
यानी जो कंपेनियन सेल्स है वो चालनी नली में जो प्रेशर ग्रेडियंट है या प्रेशर पोटेंशियल उसको बनाए रखेगी। फ्लोएम पेरेन्काइमा में लंबी शुंडीय सिलेंडरकार कोशिकाएं पाई जाती है जिनमें सघन साइटोप्लाज्म तथा केंद्रक होता है। तो फिर से आपको ध्यान रखना है, जो फ्लोएम पेरेन्काइमा है उसकी कोशिकाएं इलोंगेटेड होती है, टैपरिंग होती है और सिलिंड्रिकल सेल्स होती है। शुंडीय का मतलब टैपरिंग, टैपरिंग सेल्स होती है। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी हुई होती है और उसमें गर्त या पिट पाए जाते हैं। इनके द्वारा कोशिकाओं के बीच प्लाज्मोडेस्माटा जोड़ होता है। प्लाज्मोडेस्माटा केवल प्लांट में मिलने वाली स्ट्रक्चर है जो कि दो प्लांट की कोशिकाओं में इंटरकनेक्शन के लिए जिम्मेदार होगा। दो प्लांट की कोशिकाएं अपना साइटोप्लाज्म शेयर करेगी इस प्लाज्मोडेस्माटा स्ट्रक्चर के द्वारा। फ्लोएम पेरेन्काइमा खाद्य पदार्थ तथा अन्य पदार्थों जैसे रेजिन, लैटेक्स, म्यूसिलेज संचित करता है। ये फ्लोएम पेरेन्काइमा का काम है। एक बीजपत्री पौधों में फ्लोएम पेरेन्काइमा नहीं होते हैं। जो मोनोकोट है उनमें फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट होते हैं। फ्लोएम तंतु जिसे हम बास्ट रेशा या बास्ट फाइबर भी बोलते हैं, स्क्लेनकाइमी कोशिकाओं के बने हुए होते हैं, यानी फ्लोएम तंतु स्क्लेनकाइमेटस होते हैं। ये प्राय प्राथमिक फ्लोएम में नहीं पाए जाते। प्राइमरी फ्लोएम में फ्लोएम तंतु एब्सेंट होते हैं, लेकिन ये द्वितीयक फ्लोएम में बन जाते हैं। ये काफ़ी लंबे अशाखित और नुकीले होते हैं। इनके सिरे सुई की तरह होते हैं, नुकीले हैं तो सुई जैसे होंगे। फ्लोएम तंतु की कोशिका भित्ति काफ़ी मोटी होती है, स्क्लेनकाइमेटस है। परिपक्वता पर इन तंतु में प्रोटोप्लाज्म समाप्त हो जाता है और ये मृत हो जाते हैं, यानी फ्लोएम तंतु जो है वो मृत हो जाते हैं। पटसन, सन और भांग जैसे पौधों के फ्लोएम तंतु का बहुत आर्थिक महत्व है। तो अगर आपसे पूछा गया है पटसन, सन और भांग, इनके अंदर जो फ्लोएम तंतु है तो वो आर्थिक महत्व के फ्लोएम तंतु है, यानी ये औद्योगिक महत्व रखते हैं। फ्लोएम फाइबर्स ऑफ जूट, फ्लैक्स एंड हेम्प, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले बनने वाले फ्लोएम में सक्रिय चालनी नलिका होती है। जो चालनी नलिका होती है वो काफ़ी संकरी मिलेगी। ऐसे फ्लोएम को हम प्राक फ्लोएम या प्रोटोफ्लोएम कह देंगे, और बाद में बनने वाले फ्लोएम में बड़ी चालनी नलिका पाई जाती है, उसे हम अनुफ्लोएम या मेटाफ्लोएम कह देंगे। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे मुख्य मुख्य प्लांट टिश्यू है, मेरिस्टेम टिश्यू और परमानेंट टिश्यू हमने पढ़ लिए हैं, और उनका बेसिक निचोड़ मैंने आप लोगों को बता दिया है एनसीईआरटी बुक से। आप लोग अपने नोट्स यहाँ से प्रिपेयर कर लीजिए ताकि ये प्लांट टिश्यू वाला टॉपिक आपका अच्छा हो जाए। उसके बाद हम आगे टिश्यू सिस्टम देखने वाले हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।